नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत लूसेंट के टारगेट को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पवन। आज हम लोग पवन के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का पहला टॉपिक है पवन। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमता, यानी कि कहीं उच्च दाब है और कहीं निम्न दाब है, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को ही पवन कहते हैं। जब हवा क्षैतिज रूप में बहे तो उसे ही पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायु धारा कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखा पर समकोण बनाती हुई चलती। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर पृथ्वी स्थिर होता और उसके सतह सपाट समतल होते तो पवन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर सीधी चलती और यह समदाब रेखा पर समकोण बनाती हुई चलती। आइए दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपने दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है, और ये कारण है दाब प्रवणता बल, कॉरियोलिस प्रभाव, अभिकेंद्रीय त्वरण तथा भूघर्षण। सबसे पहले हम लोग कॉरियोलिस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, कॉरियोलिस प्रभाव को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब, ठीक है। तो पवन जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने मूल दिशा में विक्षेपित हो जा रही है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा करें कि इमेजिन करें कि आप हवा के विपरीत दिशा में, मान लीजिए किसी दिशा से हवा बह रहा है और उसके विपरीत दिशा में बह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और अपने हाथों को आप फैला लें और दौड़ते समय आप महसूस करेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो आपके पीछे की ओर मुड़े जा रहे हैं। जिस दिशा से आप आ रहे हैं उसी मूल दिशा में आपके हाथ मुड़ रहे हैं। यहाँ पे सेम स्थिति पृथ्वी पर भी हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब, और पवन जो है वो अगर मान लेते हैं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बह रहे हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव के कारण क्या होता है कि पवन अपने मूल दिशा से विक्षेपित हो जाते हैं, और यह जिस बल के कारण होता है उसे ही कॉरियोलिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि विषुवत रेखा चूंकि निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पवन नहीं चलती है, लेकिन विषुवत रेखा में पवनों के वैकेंट स्थान को भरने के लिए उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से हवाएं आती हैं। तो ये हवाएं जब इस क्षेत्र को भरने के लिए आती है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका दिशा होता है उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में इसका दिशा होता है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो जैसे ही आगे बढ़ती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। कॉरियोलिस बल के प्रभाव या फेरल के नियम को वाइज वेलेट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति ठीक विपरीत हो जाती है। कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पे अनुपस्थित होता है। कॉरियोलिस बल विषुवत रेखा पे अनुपस्थित इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विषुवत रेखा पे निम्न दाब होता है और निम्न दाब के क्षेत्र में पवनें नहीं बहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी ध्रुवों पर पवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप होता है और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। हम लोग पहले दाब प्रवणता पढ़ चुके हैं। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी।
इन दो बलों के एक दूसरे के समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत रेखा पे कॉरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि विषुवत रेखा के पास कॉरियोलिस बल का प्रभाव शून्य कैसे हो जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा निम्न दाब का क्षेत्र है और निम्न दाब के क्षेत्र में कोई पवन नहीं बहता है, तो यहाँ पे कॉरियोलिस बल की उत्पत्ति ही नहीं होगी। यहाँ पे पवन बह ही नहीं रहा तो कॉरियोलिस प्रभाव उस पर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही कारण है कि विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। अब हम लोग पवन के प्रकार को देखेंगे। पवन के निम्न प्रकार हैं, पहला प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। नाम से ही पता चल रहा है। सबसे पहले हम लोग प्रचलित पवन के बारे में देखेंगे। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। इसे अस्थायी पवन भी कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। इसके उदाहरण है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। दोस्तों पछुआ पवन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। पछुआ पवन एक प्रचलित पवन है और इसे अस्थायी पवन भी कह सकते हैं। दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। इसकी पश्चिम दिशा के कारण इसे पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वाधिक विकास या सबसे अच्छा विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ इन अक्षांशों पे गरजता चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हम लोगों ने कल कटिबंधों के बारे में देखा था, तो पछुआ पवन जो है वो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र क्या था, तो 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में क्या था, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र था। और इधर से ही पवनें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। ठीक है, और इसकी दिशा पश्चिम दिशा से होती है, इसीलिए इसे पछुआ पवन कहा जाता है। और पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ जो विकास होता है वो 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में जल की मात्रा अधिक है, तो वहाँ यह पवन अच्छे से विकसित हुआ है। ठीक है, यहाँ इन अक्षांशों पर इन पवनों को गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा गया है। और ये नाम व्यापारियों के द्वारा, नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। अब हम लोग व्यापारिक पवन के बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग व्यापारिक पवन के बारे में देखेंगे। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन है। इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। दोस्तों अगर आप लोग कोरियोलिस बल से संबंधित वीडियो चाहते हैं, आप कोरियोलिस बल के साथ पवनों के विक्षेप को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अस्थायी पवन के अंतर्गत व्यापारिक पवन और पछुआ पवन को देखा। आइए हम लोग कुछ यहाँ पे देखिए, बॉक्स में दिया गया है अस्थायी शीतल हवाएं, जिनका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे देखिए विली वाव, यह अलास्का में इसका नाम है। यह एक शीतल हवा है। बोरा, एड्रियाटिक तट पढ़ेंगे, यूरोप का तटीय देश है जो इटली के पूरब में है। ठीक है। मिस्ट्रल, स्पेन और फ्रांस में शीतल हवाओं को, स्थानीय शीतल हवाओं को मिस्ट्रल कहा जाता है। बुरान रूस में, वाइज दक्षिणी फ्रांस में, और पैम्पिरो अर्जेंटीना में, फ्रियाजेम ब्राज़ील में, नॉर्दर संयुक्त राज्य अमेरिका में, नॉर्दर और नॉर्टी दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे। पोनेंटी दक्षिण अमेरिका खासकर ब्राज़ील में। पैपागायो, इसको पापागायो भी कह सकते हैं, मैक्सिको में। मैस्ट्रेल उत्तरी इटली में। नेवाडोस इक्वेडोर में। देखिए यहाँ पे विली विली है। विली विली को विली विली और विली वाव में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने अपने याद करने के लिए एक कोड बनाया था, विली विली डेनिस लिली। डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, तो उनके साथ विली विली को जोड़ दिया। सिस्टोन पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, और केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में। केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने स्थानीय पवन के बारे में बात की, प्रचलित पवन के बारे में बात की।
आइए अब हम लोग ध्रुवीय पवन के बारे में बात करते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। इसे ही ध्रुवीय पवन कहते हैं। आगे आइए देखते हैं मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन है। मानसूनी पवन अभी जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बह रही है भारत में, और यही जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो इसकी दिशा बदल के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ठीक है। स्थल व समुद्र समीर। ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दोस्तों हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि ऊष्मा सबसे तेजी से हीट को ऑब्जर्व करता है कौन? स्थलीय भाग, जलीय भाग की तुलना में। तो स्थलीय भाग तेजी से गर्म होता है और जलीय भाग तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेता है। तो दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। अधिक गर्म होगा तो वहाँ हवा भी गर्म हो जाएगी और हवाएं ऊपर उठने लगेगी, और जब हवाएं ऊपर की ओर ढकेल रहा है तो स्थल पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। रात्रि में क्या होगा कि रात्रि में ठंड बढ़ेगा तो स्थल तेजी से ठंडा हो जाएगा और समुद्र उसके तुलना में गर्म ही रह जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि समुद्रों में निम्न दाब का क्षेत्र बना रहेगा और स्थलों पे उच्च दाब का क्षेत्र। तो जो दाब प्रवणता है वह स्थल से समुद्रों की ओर हो जाएगा, तो हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर बहने लगेगा, और इस तरह से जो हवा बहता है उसे स्थल समीर कहते हैं। जब हवा स्थल से समुद्र की ओर बहे तो स्थल समीर, और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर बहे तो समुद्र समीर। ठीक है। यानी कि जहां से हवा बह रहा है, जहां से उसकी उत्पत्ति हो रही है, जहां से बह रहा है, उसी के नाम पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय पवन। प्रमुख गर्म स्थानीय पवन जो है उसमें एक चिनूक है। चिनूक का नाम हमने सुना है, आप सुने होंगे कि चिनूक के नाम पे ही अमेरिका, ये चिनूक जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के साथ बहने वाली गर्म शुष्क पवन है। यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल के अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चारागाहों के रूप में चारागाहों को बर्फ से मुक्त करता है। दोस्तों चिनूक कहाँ बहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान पे। चिनूक के नाम पर ही आप सुने होंगे कि भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर परचेज किया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो चिनूक ये वहाँ से लिया गया है। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन है। फॉन यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से। ठीक है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। फॉन एक गर्म हवा है। देखिए हम लोग गर्म हवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले चिनूक को देखा, फिर फॉन को देखा। आगे अब हम लोग हरमटन के बारे में बात करेंगे। यह सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा में गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है, क्योंकि इस पवन से वहाँ उमस भरे वातावरण में एक राहत मिलता है और वहाँ यह डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग सिरक्को की। यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य रेखा पार करती है तो आर्द्र हो जाती है। कोई भी हवा अगर किसी सागर को पार करेगा तो आर्द्र हो जाएगा, क्योंकि सागर के वायुमंडल में आर्द्रता होती है, तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। ठीक है। आर्द्र होकर इटली पहुंच जाती है। इसे अन्य स्थानीय नाम भी हैं, इसके जो है अन्य स्थानीय नाम भी हैं सिरक्को के। इसे मिस्र में खामसिन कहा जाता है, लीबिया में गिबली कहा जाता है और ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है। मैड्रिया में इसे लेस्ट कहा जाता है और सिरक्को ही कहा जाता है इटली में। स्पेन में इसे लेवेक कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं स्थानीय पवन पे एक विस्तृत वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीमूम यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है, जिसे सीमूम कहते हैं। सीमूम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीमूम इसको सीमून कह के सीमून कहिए। तो सीमून देखने का काम कहाँ के लोग करते हैं? चांद को देखने का काम कहाँ के लोग करते हैं? अरब के लोग। अरब क्या है? अरब प्रायद्वीप एक तरह से रेगिस्तान ही है, और वहाँ के लोग चूंकि मुस्लिम हैं और चांद को देखते हैं तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं सीमून या सीमून। ठीक है।
आगे है ब्लैक रोलर। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ठीक है, कहाँ बहती है? तो उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। ठीक है, अब हम लोग ब्रिक फील्डर के बारे में बात करेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। हम लोग बात कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे जो दक्षिणी पूर्वी प्रांत है उसका नाम है विक्टोरिया, और विक्टोरिया में ब्रिक फील्डर चलती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहाँ के फील्डर क्विक होते हैं, क्विक फील्डर यानी ब्रिक फील्डर, तो फील्डर क्विक होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो आप उसको ऐसे भी कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। नॉर्वेस्टर, यह न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। न्यूजीलैंड में जो पर्वत का विस्तार है उसे दक्षिणी आल्प्स कहते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी आप कमेंट करेंगे। आगे है सामल। यह इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, सामल। अब हम लोग सांता आना के बारे में बात करेंगे। यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह क्या करता है कि कैलिफोर्निया में अंगूर के बागानों को जल्दी से पका देता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कोयम बैंक के बारे में। यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। यह तंबाकू को खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाता है? तो कोयम बैंक। एक तरह से देखें तो यह मानवता के हित में भी है, क्योंकि तंबाकू के अधिक सेवन या तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं। अब हम लोग देखेंगे जेट प्रवाह। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में बहुत तीव्र चलने वाली संकरे नालिकाकार एवं विसर्पी पवन के प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब मानसून पढ़ेंगे तो भारत में मानसून की उत्पत्ति में जेट प्रवाह की काफ़ी भूमिका है। इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में बहुत ही तीव्र गति से चलने वाले संकरे नालिकार व विसर्पी पवन को जेट प्रवाह कहते हैं। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है। यह दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में यह अधिक शक्तिशाली होता है। इसका वायु वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार एशिया में मानसूनी पवनों के कारण जेट प्रवाह को माना जाता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण को संतुलित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो बॉक्स में दिया गया है उसे हम लोग देखेंगे। कुछ अन्य गर्म हवाएं और उनके स्थान का नाम दिया गया है। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में, आयला फ्रांस में, वर्गस दक्षिण अफ्रीका में, सुखोव रूस तथा कजाकिस्तान में, बागेयो फिलीपींस द्वीप समूह पे, बागिच दक्षिणी पूर्वी ईरान, लू उत्तरी भारत हम लोग जानते हैं, सोलैनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन और सामून ईरान। ठीक है, आइए अब हम लोग वायु राशियां के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल का वह विशाल एवं विस्तृत भाग जिसमें तापमान तथा आर्द्रता के भौतिक लक्षण क्षैतिज रूप से समरूप हों वायु राशि कहलाता है। सामान्यतः वायु राशियां सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत होती हैं। एक वायु राशि में कई परतें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज दिशा में फैली होती हैं। प्रत्येक परत में वायु के तापमान तथा आर्द्रता की स्थिति लगभग समान होती है। यह जलवायु तथा मौसम के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, अब हम लोग वाताग्र के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में फ्रंट्स भी कहते हैं। जब दो भिन्न प्रकार के वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा को वाताग्र कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। हम लोग सबसे पहले शीत वाताग्र के बारे में बात करेंगे। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशि को ऊपर धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। शीत वाताग्र, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शीत वाताग्र में शीत वायु आक्रामक रहेगा। ठीक है, उष्ण वाताग्र, यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहेंगे। यहाँ पे देखिए, उष्ण वाताग्र में उष्ण वायु आक्रामक है। अचर वाताग्र, जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। ठीक है, यानी कि ठंडा है और गर्म है और दोनों स्थिर है। अधिविष्ट वाताग्र, यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा है वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होता है
और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। ठीक है, आज के इस वीडियो को मुझे यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है, जिसके कुछ कारण हैं, वो काफ़ी निजी हैं। तो दोस्तों अगले बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आज के टॉपिक में आज बहुत सारे, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं। इतने पॉइंट्स छूटे हैं जितना तो मैं अभी बता भी नहीं पाया हूँ, उससे कई ज़्यादा पॉइंट छूट गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसा चीज़ जो आप नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उससे रिलेटेड टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।